गौरव, गौरव चौबे क्लास में हो भाई? गौरव रिस्पॉन्स करो, कुछ बात करनी है। गौरव नहीं है, मुंह फट। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल जो डिफ्लेक्शन वाला था लेक्चर, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसी लेक्चर को दोबारा देख लेना, कहीं और जाके मत पढ़ना, वरना पूरा कंफ्यूजन, पूरी कंफ्यूजन ही रहेगी तुम लोगों को। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो ये क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लाइट का वेव नेचर, है ना? और वो प्रूव भी कर लिया हमने कि लाइट वेव नेचर है। ठीक है, अब ये कौन सा नेचर यहाँ पर हम पढ़ेंगे? लाइट का ऐसा नेचर जो कि ये बताएगा कि जो लाइट है वो कैसी है, एज अ पार्टिकल है। तो ये नेचर को प्रूव करना है यहाँ पे। तो लाइट के दो नेचर हो गए, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी जो रेडिएशन है उसके दो तरीके के नेचर हो सकते हैं, वेव्स में भी एग्जिस्ट करती है और पार्टिकल में भी एग्जिस्ट करती है। पार्टिकल्स। तो ये है तुम्हारा ड्यूअल नेचर ऑफ चैप्टर। तो वेव नेचर हो गया। लाइट के बारे में देखो, एक ऐसा एक जैसे एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसा ही जैसे यंग्स डबल स्लिट था जिसने वेव नेचर प्रूव किया था, तो ऐसे ही लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसे तुम पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इस नेचर को प्रूव करेगा कि लाइट जो है पार्टिकल है। तो पार्टिकल नेचर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई भी चीज पार्टिकल है, देखो कैसे प्रूव करोगे? मैम उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। हाँ, मास मैम होगा। जिसको मास हो। ठीक है, मास हो, ये तो है ही, इसकी मास। गलती याद करेगी। मैम मीडियम। देखो लाइट, कोई भी तुम किसी चीज को पार्टिकल तब बोलोगे जब कोई पार्टिकल मतलब कोई भी चीज मैटर, तो मैटर के पास क्या होगा? मास होगा, है ना? मैटर के पास तो यस मास मैम। होगा। तो यही चीज है। तो क्या लाइट के पास मास होगा? नहीं होगा। कैसे मोमेंटम। होगा? मोमेंटम तो वेव के पास भी होता है, वेव के पास भी है ना, तो हर वेव मोमेंटम कैरी करके चलती है। तो क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके बाद इक्वेशन देखेंगे, फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और फिर ये डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कट चुका है तुम्हारे सिलेबस से, थ्योरेटिकल है, नहीं पढ़ना। तो ये ऊपर की चीजें 5 पढ़नी है। देखो हिस्ट्री वही है कि पहले मैक्सवेल आए थे, उन्होंने वेव नेचर को प्रूव कर दिया था, ये हम लोगों ने देख लिया, है ना? उसके बाद प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थ्योरी आई, है ना, जिन्होंने पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म किया। उससे पहले सब लोग न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते थे ना, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो लॉज थे वो न्यूटन की मैकेनिक्स पे डिफाइन थे। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी आई, तो जो अगर हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं तो क्वांटम थ्योरी ट्रू मानी जाएगी, है ना? जो न्यूटन मैकेनिक्स है वो किस लेवल पे बड़ी मानी जाएगी? मैक्रो पार्टिकल्स के लिए। अगर माइक्रो पार्टिकल्स के लिए अगर हम लोगों को कोई थ्योरी ऐसी है जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो उस थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये मान सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट स्टेयर ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ से क्वांटम थ्योरी पूरी, मतलब पूरी हो जाती है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का नेचर बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन जबकि पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, स्पिन भी है, सारी मूवमेंट है, बट इलेक्ट्रॉन भी, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह वेव्स की तरह बिहेव करता है। बिहेव करेगा, है ना? जैसा एक्सपेरिमेंट वाईडीएससी में हमने लाइट के साथ करा था, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ किया। तो इलेक्ट्रॉन को देखा गया जहाँ पे शेडो रीजन होना चाहिए था, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाना चाहिए था, वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट देखने को मिली। तो इसी तरीके से प्रूव करा गया। ये तो इलेक्ट्रॉन था कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बताया गया।
मतलब लाइट को पार्टिकल कैसे बताएं, लाइट भी पार्टिकल है। तो देखो इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली अगर बताएं तो क्या बताया इन्होंने, देखो देयर आर नॉट कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन एज शोन इन ब्लो। इन्होंने बोला कि एक हॉट बॉडी इमिट्स एनर्जी इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इन्होंने बोला कि जो भी, मान लो कोई भी बॉडी है जो एनर्जी को इमिट कर रही है ना, इन्होंने बोला कोई मतलब लाइट हो गई, मतलब तुम्हारा जैसे बल्ब है, बल्ब भी क्या कर रहा है, एक हॉट बॉडी है, एनर्जी को इमिट करेगा। कोई भी बॉडी जब एनर्जी इमिट करेगी ना तो वो किस में करती है, डिस्क्रीट पैकेट्स में करती है। मतलब इन्होंने बोला कि जो लाइट है, लाइट में क्या है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स, मतलब डिस्क्रीट पैकेट है। और वो लाइट जब ट्रेवल करेगी और वो जो एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। और जो एनर्जी है वो किससे बनी हुई है, पैकेट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट। ये पैकेट किसके हैं, एनर्जी के, है ना। तो एट द एंड क्या बोला गया कि जो लाइट बनी हुई है वो किस पार्टिकल से बनी हुई है, फोटोन्स पार्टिकल से बनी हुई है ना। तो लाइट बोला गया कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नोन एज फोटोन्स। और वही फोटोन्स कैसे रिलीज होंगे, इन द पैकेट्स, है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो मतलब मान लो बहुत एक ये लाइट रेज आ रही है, इस लाइट रेज में हमारे पास बहुत सारे फोटोन्स होंगे। अब इन फोटोन्स के बंडल्स को तुम क्या बोल सकते हो, पैकेट्स ऑफ मैंने एनर्जी। कॉर्पस्कल्स की तरह है क्या, जो न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है नहीं, कॉर्पस्कल्स की तरह होगी। हाँ वो सबसे पहले जो थ्योरी उन्होंने दी थी न्यूटन ने, वो कहीं ना कहीं ठीक थी कि जो उन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर है, हाँ वो ठीक थी। बट उन्होंने जो लाइट को जज किया वो अपनी न्यूटन मैकेनिक्स पे करा, जबकि वहां पर उन्होंने गलती कर दी। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स से करा जा सकता है ना। तो मैम ये क्वेश्चन तो थ्योरी, सॉल्व किया पर गलत फॉर्मूले से। हाँ करा तो सही बट गलत तरीके से कर दिया, है ना। पर जेई होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि वहां तो तुम्हारे वो आंसर ABCD जाएगा बस। तो मैक्स प्लांक ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सही बताया कि जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रेवल करती है। जो एनर्जी देखो प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, मतलब इट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट आता है जिसे हम H बोलते हैं। वही जो कांस्टेंट है उनका, उस प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट। का नाम दिया गया प्लैंक कांस्टेंट। तो E इक्वल्स टू बच्चों H न्यू। तो जो एनर्जी किसी भी पार्टिकल के पास या किसी भी रेडिएशन के पास या किसी भी लाइट के पास जो भी एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, E इक्वल्स टू H न्यू, वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। जो भी लाइट है, जो रेडिएशन है, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी। ये उस लाइट के पास इतनी एनर्जी जो पार्टिकल्स है वो कैरी करेगा, है ना। मान लो कोई भी रेड लाइट है, तो उस रेड लाइट का पार्टिकल कितनी एनर्जी कैरी करेगा, H न्यू, है ना। न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी उस लाइट की, ओके। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बार ये बता देती हूँ कि इसमें क्या किया गया। इसमें बच्चों क्या करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मान लो तुम्हारे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इस मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये मेटल है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट एक बात देखो, जो सरफेस पे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे अंदर। तो ये तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और कुछ इस मेटल की एक पीस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक चीज देखो, जो इसके सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर निकालना मेरे लिए आसान है, थोड़ा इजी है, बोलो हाँ कि ना। बाहर वालों को निकालना इजी यस है। मैम। यस मैम। बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि इस पे तो ये वाला पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स ma'am. लगाएगा और ये भी। बट जो इसके सरफेस वाले पार्टिकल हैं इनको निकालना लिटिल बिट इजी। इजी होता है। हाँ, तो इनको निकालना लिटिल बिट इजी है क्योंकि सरफेस पे है, ऊपर की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, अब यहाँ पर यही होगा कि लाइट की मदद से, मतलब जो रेडिएशन की मदद से क्या करेंगे हम लोग, इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कराएंगे, ठीक है। लाइट आएगी और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना ये निकलना शुरू कर देंगे। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जो लाइट की वजह से लाइट आई और इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर दिए।
अब थ्योरी क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, सुनो, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि जो रेडिएशन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, ये किस वजह से निकल रहे हैं, इंटेंसिटी की वजह से, कि हाई इंटेंसिटी की कोई लाइट आ रही है। सुनो ध्यान से सुनना, सब यहीं पे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा क्लासिकल और क्वांटम का सबसे बड़ा। क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बोला, वैसे उन्होंने बोला कि जो ये रेडिएशन हो रहा है ना, ये सबको पता था कि रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सबको पता था, ठीक है। बट उस थ्योरी क्या थी कि इंटेंसिटी इज द रीजन, इंटेंसिटी रीजन है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का। फिर क्या करा गया, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का इंटेंसिटी रीजन है, बट फिर उन्होंने क्या बोला कि इंटेंसिटी रीजन है तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी 50 इंटेंसिटी पे निकलता है, 50 आई पे, है ना, हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी को पावर में 50 वॉट पे मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लो येलो कलर का है, येलो कलर की लाइट ली बच्चों मैंने, ठीक है, येलो कलर की लाइट ली और उसकी सुनो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सुनते, एक बार ध्यान से। एक्सपेरिमेंट क्या था कि इंटेंसिटी आई और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हुआ। क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा इसका रीजन है इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है। अब एक बात सुनो, इंटेंसिटी अगर रीजन है तो मैंने एक येलो कलर की लाइट ली, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसकी जो येलो कलर की लाइट ली, ठीक है, अब मैंने उसकी इंटेंसिटी पहले स्टार्टिंग में 50 वॉट थी, मैंने इस रेडिएशन को फॉल कराया, देखा गया कि अभी भी मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है नहीं हुआ, ठीक है, इमिशन है जो इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ। मैंने इस 50 वॉट को बढ़ा के 100 वॉट करा, मतलब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, बोलो इंटेंसिटी बढ़ा दी ना, 100 वॉट से 50 से 100 वॉट हो गया। येलो लाइट है पर, ठीक है, येलो लाइट है, तो अब मैंने इंटेंसिटी 100 वॉट करी तो देखा इमिशन अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मैंने इंटेंसिटी को फिर थोड़ा बढ़ा दिया, 120 वॉट कर दिया, फिर देखा क्या इमिशन मिला, फिर भी इमिशन नहीं मिला। बट क्लासिकल मैकेनिक्स तो कह रही है कि भाई इमिशन हो रहा है, अब वो भी इंटेंसिटी इज द रीजन, तो ये नहीं हुआ। उसके बाद क्या देखा गया कि जो ये इमिशन जो हो रहा है इसका कैसे हुआ, मान लो मैंने येलो की जगह, अब बच्चों कैसी लाइट ले ली मैं बता दी हूँ, मैंने कोई वॉयलेट कलर की लाइट ले ली सपोज करो, ठीक है, वॉयलेट लाइट ले ली। अब ये इमिशन बच्चों 50 वॉट की वॉयलेट लाइट से ये इमिशन देखा गया कि हो गया, जबकि इंटेंसिटी तो इसकी 120 वॉट थी येलो लाइट की, बट वॉयलेट लाइट की तो 50 वॉट ही इंटेंसिटी, फिर भी इमिशन हो गया, है ना, 50 वॉट पे वॉयलेट लाइट की से इमिशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, बट येलो की 120 वॉट की इंटेंसिटी से भी नहीं हुआ। तो ये बोला गया कि जो ये इमिशन जो हो रहा है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। मैंने येलो की जगह वॉयलेट उठा ली, हो सकता है इसकी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है दोनों में से, मैम इसकी होती है ना, येलो की। वॉयलेट मैम वॉयलेट। जब ग्योर से लाइट रेडी की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वॉयलेट तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, हाँ, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इन्होंने बोला गया कि जो ये इमिशन है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना कि इंटेंसिटी पे। तो पहला तो इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को ऐसे गलत कर दिया, क्योंकि अगर इंटेंसिटी पे मान रहे हैं तो इंटेंसिटी किसका फॉर्म है, वेव का, ठीक है, 50 वॉट 100 वॉट, ये भी हमने वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ इसकी कम होगी ना। हाँ वेवलेंथ वॉयलेट की कम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो अभी पहला तो इन्होंने ये गलत कर दिया, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो इंटेंसिटी वाला पार्ट था ये डील कर रहा था वेव नेचर से, क्योंकि अभी हमने वेव में पढ़ा है इंटेंसिटी ऐड होना, इंटेंसिटी कम होना, दीज ऑल आर डीलिंग विद द वेव नेचर। अब इन्होंने जो पहले अभी जो प्लांक आए उन्होंने क्या बोला, एनर्जी किससे बनी हुई है, पार्टिकल से, और उन पार्टिकल की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। उन्होंने बोला ना कि जो वो पार्टिकल है किसी भी लाइट का, उसके पास एक एनर्जी है, और वो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये चीज क्या प्रूव करी कि हाँ बोलिए कि ये एक पार्टिकल नेचर है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर प्रूफ होती है रॉन्ग, और फिर हमारा स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बताती है कि नहीं, जो ये इमिशन वाला जो रोल अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू होगा, जिसका मतलब है कि लाइट एक
पार्टिकल नेचर है, और वो पार्टिकल्स की एनर्जी डिपेंड करेगी उस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। इतना क्लियर है? आगे बढ़ू? यस मैम। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का एक जनरल मैंने तुम्हें थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया। बोलो बोलो। मैम एक बार दोबारा बता दो। इसमें मैम दोबारा माइक क्या? मैम वो आवाज कट गई थी, ब्लूटूथ दोबारा नहीं चल रहा था। इसमें क्या बोला है, इन शॉर्ट बताती हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि जो ये इमिशन हो रहे हैं, अगर मेटल सरफेस पे तुम लाइट रेडिएशन डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है, सब मानते थे कि ये इस वजह से हो रहा है कि लाइट जो है वेव नेचर है, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं, सॉरी, साइंटिस्टों ने क्या किया, येलो लाइट की रेडिएशन को बढ़ाया, बट इमिशन देखने को नहीं मिला। बट मैंने जब वॉयलेट लाइट की कम इंटेंसिटी की लाइट ली, तब भी मेरा इमिशन हो गया। तब इन्होंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ये गलत था। जो इमिशन हो रहा है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिखाती है? अभी प्लैंक ने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी बताती है कि जो पार्टिकल्स, जिस रेडिएशन की बात कर रहे हो, उस रेडिएशन के पास पार्टिकल्स हैं, और वो उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। ओके मैम। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि हाँ, कि ये थोड़ा सा पहले थोड़ा ग्लिच था, अभी ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है। तो स्टार्ट, और अब देखो आगे क्या है। मैम हम इससे कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम। बढ़ेगी, हाँ, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। हाँ, ये तो है, जिसके पास जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी एनर्जी तो उस फ्रीक्वेंसी पार्टिकल के अपॉन टाइम कह सकते हैं एनर्जी के फॉर्मूले के लिए हम। लैम्डा अपॉन टाइम। नहीं, म्यू अपॉन टाइम ना, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, म्यू अपॉन टाइम। हाँ, ये फॉर्मूला आएगा ना, एच वो आएगा ना, E इक्वल्स टू एच न्यू तो पढ़ ही लिया तुमने। E हाँ इक्वल्स टू एच न्यू तो आ गया, तो न्यू को हाँ, तुम चेंज कर दो फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी अपॉन टाइम में। मतलब एक्स, पॉसिबल है ना सर? हाँ ये है ना, एच ठीक सी है। अपॉन लैम्डा आएगा ये फॉर्मूला। मैम लैम्डा क्यों लगा रहे हैं? टाइम टाइम लगाएंगे ना, फ्रीक्वेंसी तो टाइम से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी टाइम से, वन एच अपॉन टी टाइम, हाँ टाइम के फॉर्म में। हाँ, लगा तो सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो इमिशन क्या होता है, ये देख लो। इमिशन क्या है? कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन को, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने मेटल को छोड़ के तो जाएंगे नहीं सरफेस को, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, फ्री। बट अंदर अंदर फ्री है मूव करने के लिए, बट मेटल को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाल सकती हूँ? बाय अप्लाइंग सम फोर्स, या कुछ भी लगा लो, है ना। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयंस। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब अंदर मूव कर रहे हैं, और ये आयंस के अट्रैक्टिव फोर्स से मेटल सरफेस के अंदर ही हैं। अब इमिशन कैसे कराएं? थर्मोआयनिक इमिशन होता है। कैसे? किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर दो। थर्मोआयनिक इमिशन क्या है? मान लो ये तुम्हारे पास कोई भी एक मेटल की स्लैब है, ठीक है, इसको तुमने हीट कर दिया। हीट कर दोगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो किस वजह से निकलेंगे? इस इलेक्ट्रॉन जो निकल के गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मो आयोनिक इमिशन, यानी थर्मल एनर्जी की वजह से इमिशन हुआ। फील्ड इमिशन क्या होगा कि अगर मैं इसी मेटेलिक प्लेट को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है जो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड के टुवर्ड्स एक फोर्स लगे और ये इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर दे, है ना। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांगली जनरेटेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली थर्ड, अगर जो इमिशन हो इलेक्ट्रॉन का वो एक सुटेबल लाइट की वजह से हो। कौन सी सुटेबल लाइट? फ्रीक्वेंसी। यानी अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी को चूज करके इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हो रहा है, तो उस इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इमिशन का मतलब इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन बाय लाइट बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हाँ हाँ बोलो बच्चों। मैम ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने मेरे ख्याल से। इतना ही पढ़ा होगा बस, इमिशन कितने टाइप के होते हैं।
यस मैम। वैसे पढ़ाते नहीं है, पता नहीं किसने पढ़ा दिया। वर्क फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन का क्या मतलब है, ऐसे समझो जैसे केमिस्ट्री, देखो मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है बट केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे थोड़ा। क्या सभी मटेरियल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होती है? नो मैम। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं क्या मैम। होती है? व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? मुझे बता दो थोड़ा, मुझे नहीं आती, बता दो आयोनाइजेशन एनर्जी। एक आयन को या एक चार्ज को निकालने के लिए जितनी एनर्जी उसे देनी पड़ती है वो एनर्जी। हाँ, मतलब किसी आयन को कहीं से निकालने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ी, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। वो पोटेशियम के लिए अलग होगी, कैल्शियम के लिए अलग होगी, Yes, ma'am. सब मेटल के लिए अलग अलग होगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक टर्म है वर्क फंक्शन, फिजिक्स में वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या टर्म है? देखो ये मान लो तुम्हारे पास कोई एक पोटेशियम का मेटल है, ठीक है। ये कहता है, ये क्या कहता है, मैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी सरफेस के मेटल इलेक्ट्रॉन को तभी निकलने दूंगा जब मुझे कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो मिले, है ना। अगर इससे कम मिलेगी तो नहीं निकलेगा। अगर इतनी मिल गई एनर्जी तो हो सकता है, मे बी चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन, चांसेस है कि इमिशन हो जाए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सुनो वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेशियम मेटल, मतलब किसी भी मेटल को। तो वर्क फंक्शन देखो क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी इतनी तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुम कितनी भी दे दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ इस पोटेशियम को मेटल के लिए सपोज करो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, है ना। अब मान लो बच्चों अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो क्या ये केस है कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए? 100% चांसेस है? मैम हो जानी चाहिए, उसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो। नहीं। तो देखो यही चीज है, देर आर चांसेस कि इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाए बट 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, ये वो वर्क फंक्शन है कि जो मिनिमम है ना, ये मिनिमम लिखा हुआ है देखो, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम तो तुम कितनी भी दे सकते हो, इतनी तो मैम, चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर 2 पे निकल रहा है तो 10 पे तो कंफर्म होना चाहिए, निकल ही जाएगा। नहीं, पर कंफर्मिटी क्यों नहीं है? नहीं है, कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है ये अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट कर दे और मेटल तक निकल ही ना पाए, है ना। मान लो सरफेस तक निकलने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, बट हो सकता है ये अपनी एनर्जी को कहीं कोलिजन करके किसी इलेक्ट्रॉन के साथ वेस्ट कर दे। तो देर आर चांसेस कि आप जितनी भी अमाउंट की एनर्जी दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन ना निकले। बट हाँ, अगर इसकी मिनिमम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो देर उसकी पॉसिबिलिटी इमिट होने की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इमिट होने की फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ गई, पॉसिबिलिटी बढ़ गई, बट अभी भी 1 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये है वर्क फंक्शन, और यही कहती है क्वांटम मैकेनिक्स कि भाई 100% श्योर नहीं है कि आप जितनी एनर्जी दे रहे हो कि निकल जाए। अब क्या बोला है, मान लो फोटो इमिशन अकर कराया आपने ब्लू लाइट से और ग्रीन लाइट से, मतलब ब्लू लाइट से तो लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ग्रीन लाइट से भी निकल रहे हैं, बट रेड लाइट से नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि रेड लाइट की ज्यादा मिल जाता होगा मैम। फ्रीक्वेंसी सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो गई। तो मतलब रेड लाइट के रीजन की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर रेड लाइट के पास जो फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी मैच नहीं हो पा रही। तो इसलिए क्या होगा, चाहे कितनी भी वो तुम इंटेंसिटी दे दो, रेड लाइट से नहीं हो पाएगा। तो ब्लू और ग्रीन से हो जाएगा, क्योंकि इनके पास वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर ये वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी, ठीक है। मैम फिर वायलेट से तो उसमें नहीं होना चाहिए, वायलेट की ज्यादा है और ये वेस्ट कर देगा। नहीं, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो चलेगा, पर कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो विबग्योर है ना, ये पूरा अगर मैं लिखूं, मेरे पास ये लाइट है, तो देखो अगर ग्रीन यहाँ पे आ गया है ना, अगर तुम इसको ब्लू दे रहे हो तब भी हो जाएगा, वॉयलेट दोगे तब भी हो जाएगा। पर अगर तुमने येलो दे दी तो नहीं होगा, ऑरेंज से भी नहीं होगा, रेड से भी नहीं होगा। लेकिन मतलब अभी तो मैम पढ़ा था ना, वेस्ट कर देगा ये। यस मैम, फ्रीक्वेंसीज बता रही हूँ।
मैं चांसेस बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो सारे लोग। ब्लू और ग्रीन पर निकलने के चांसेस हैं, रेड पर तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे तुम कितनी ही कितना ही इंटेंसिटी दे दो, रेड से तो नहीं निकलेंगे। क्योंकि क्या बोला गया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ना इमिशन, इस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इमिशन होगा, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो, अगर ब्लू और ग्रीन की फ्रीक्वेंसी पे निकल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी तो इनसे ज्यादा है ग्रीन वाले से, तो वॉयलेट पे तो निकल ही जाएगा। पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, 100% मत लेना। मैम हम 100% श्योर क्यों नहीं है कि वो निकलेगा कि नहीं? नहीं निकल Because सकता भाई, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है हियर एंड देयर, ठीक है। तो 100% नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि चांसेस हैं कि एनर्जी लूज कर दे। मैं एक्साइटेड हो जाता होगा ज्यादा। बट ये है कि हाँ, येलो और ग्रीन पे चांसेस है, रेड पे तो 0% है, ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ये तो हमने देख लिया। और दूसरा वर्क फंक्शन, कि अगर मान लो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर तुम उससे कम दे रहे हो तो नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा दे रहे हो तो भी देयर आर चांसेस कि निकल जाए। और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द मेटल सरफेस, और ये उस मेटल का क्या है, वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन क्या सभी मेटल, क्या पोटेशियम की सभी मेटल के लिए सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेती, आयोडीन का कोई मेटल ले लेती, तो उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कुछ और होती, ठीक है। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे, ठीक है। वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, फाई नॉट से, ठीक है। क्वांटिटी क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन किससे डिनोट करा जाएगा, फाई नॉट। और वर्क फंक्शन की यूनिट क्या लेके चलेंगे यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, मैंने बोला मेटल पे डिपेंड करेगा। अब देखो हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सी क्या है, कैडमियम, ये है Yes, पीबी ma'am. लेड। तो इन सबका वर्क फंक्शन अलग अलग है, देख लो। तो वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग अलग होगा। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, देखो ध्यान से सुनो क्या लिख रहा है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सुनो, frequency of incident light is smaller than the minimum value, the electron emission does not take place at all। मतलब कि अगर ये मान लो तुम्हारे पास कोई भी मेटल की सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन कुछ भी है, इसका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिंपल सी बात सबसे पहले ये है कि अगर तुम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम की लाइट यूज कर रहे हो, मान लो जैसे कि ब्लू पे ग्रीन पे होना था और तुम येलो की यूज कर रहे हो, तो क्या नहीं होगा, कोई भी इमिशन नहीं होगा। तो वो जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है जिस पर इमिशन होगा उसको क्या बोला गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है मैम वो जो मैम वो है स्मॉलेस्ट सर्टेन मिनिमम वैल्यू जो इमिशन टेक प्लेस करेगा, मतलब इमिशन होने के लिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। मैम इस मिनिमम वैल्यू के नीचे एमिशंस नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन के बाहर नहीं निकलेंगे वो। इस पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। देखो क्या मैम लिखा किसी है, मेटल की हाँ, इलेक्ट्रॉन इमिशन जब भी होगा जब मोर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज करी जाएगी। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम की रेडिएशन दे रहे हो तो बस ये समझ लो इमिशन नहीं होगा, ठीक है भाई। ये समझो ओके ना मैम। कि इसको ना एक पार्टिकल की तरह ही डील करो। मान लो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो लाइट आ रही है मतलब फोटोन्स आ रहे हैं ना, लाइट किससे मिली हुई है, पार्टिकल से, और उन पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया है ना, फोटोन नाम दिया गया। डिस्क्रीट पार्टिकल्स जिन्हें बोला गया कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, है ना। तो उन डिस्क्रीट पार्टिकल का नाम मैंने फोटोन दे दिया। अब मान लो कि मुझे इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू, है ना, E = h न्यू था। अब मान लो
वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं मान लेती हूँ, h को कांस्टेंट कर देते हैं और न्यू की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, ठीक है, 1h, और इसको मैं मान लेती हूँ, इसको इमिट कराने के लिए मुझे चाहिए 2h की वैल्यू। तो देखो इसके पास फ्रीक्वेंसी कम है और इसको चाहिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब मान लो मैं एक ऐसी लाइट लेके आती हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो h न्यू, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और ये h कांस्टेंट h आ गया, तो मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है 2h पर निकल जाएगा, और जो ये पार्टिकल है इसके पास भी एनर्जी कितनी है 2h, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी है 2। तो इसका मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन पे, है ना। तो मतलब एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो दो जितना उस पार्टिकल का, मतलब जिस उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी तो दोगे ना जितना उस वर्क फंक्शन, मतलब उस पार्टिकल को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो 2h चाहिए, तो यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी चाहिए, 2 ना। तो यही जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यही कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ज्यादा तो तुम कितनी दे दो, अगर ये पार्टिकल 3h, अगर मान लो तुमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ली जिसकी वैल्यू 3 है, तो उस पार्टिकल, उस रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी होगी, h न्यू, न्यू की वैल्यू 3 और h। अब वर्क फंक्शन कितना है इस इलेक्ट्रॉन का, 2h, तुम कितनी एनर्जी दे रहे हो 3h, तो बिल्कुल निकल जाएगा, है ना, थ्योरी के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो ये समझ में आया क्या है वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी। मैम वर्क फंक्शन होने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना, इससे रिलेटेड है ना। हाँ ठीक है, बोलो बोलो, प्रियांशी, नंदिनी, रजत। यस मैम। यस मैम। मुझे एक बात पूछनी थी मैम। हाँ बोलो। मैम अगर हम इसे वर्क वॉइस थ्रेशोल्ड ब्रेक फ्रीक्वेंसी हो रही है। अगर इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करते हैं, तो मैम क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं सुनो, कि ये किसी इलेक्ट्रॉन। आवाज ही नहीं आ रही, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, हम समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। दोबारा बोलो। या चैट बॉक्स में टाइप कर। जतिन आवाज नहीं आ रही है। हम चैट में टाइप कर रहे हैं। वो कर रहा है, मैं देख रही हूँ। और किसी ने भी कुछ पूछना है तो पूछो। प्रतिष्ठा, सुरेंद्र, सुरेंद्र तो बोलता ही नहीं है। मैम अगर जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एग्जैक्टली मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो क्या होगा, तो एमिट करेगा या नहीं। देखो सुनो, यहाँ पर पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी होती है क्या, एक तो 0, 0 से 1, है ना। अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम है, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल और मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो तुम्हारे पास रीजन है 0 से 1 तक, बट फिर भी श्योर नहीं है कि पॉसिबिलिटी 1 आए, ठीक है। तो 0 नहीं होगी, 0 भी हो सकती है, तो इसके लिए पूरा रेंज होगा 0 से 1, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम कंफर्म है कि यहाँ पॉसिबिलिटी इज 0। ओके मैम। ये चीज है, अगर ज्यादा दे रहे हो तो भी 100% श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा, बट ये है कि बिल्कुल निकलने के चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे हैं। अब बोलिए क्या कह रहे हो। मैम मैम जतिन का जतिन, डाउट ये है कि अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी और मैम इलेक्ट्रॉन से ब्लैक मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, तो उसका क्या रीजन हो सकता है क्यों नहीं निकला। हाँ जतिन, इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर दे किसी और से, मान लो, देखो क्या रीजन हो सकता है, सुनो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम्हारा एक फोटोन आया, इसको निकलना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है
वो जो तुम्हारा फोटोन आ रहा है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये निकल जाना चाहिए था, यस है ना। मैम। मान लो मेटल सरफेस से निकलते निकलते ये एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी इसने किसी और को ट्रांसफर कर दी, या फिर उसको लॉस हो गया एनर्जी का, तो वो मैम, नहीं निकलेगा। मैम ये पर जो जिसको फोटोन वो आ रहा है ट्रांसफर करेगा तो वो नहीं निकलेगा। क्या पता वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे ही ना हो, कहाँ हो, तो रीजन इसके यही है कि 0 से 1 पर भी 100% एश्योरिटी मत लिखना। क्वेश्चन आए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो, तो क्या द इलेक्ट्रॉन विल इमिट, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिट, इलेक्ट्रॉन मे इमिट, तो ऑप्शन चूज करना मे वाला। भाई हो सकता है निकल सके बट नॉट श्योर। चलो अब आगे बढ़े। मैम जैसे हमने पढ़े कि पोटेशियम और सोडियम वगैरह ये ग्रीन और जो लाइट होती है ब्लू लाइट, उस पे ये इलेक्ट्रॉन सबमिट करते हैं, राइट। हम्म, तो अगर हमें सच्ची में अगर इलेक्ट्रॉन सोडियम वगैरह को रख दिया ग्रीन लाइट में, तो क्या वो गायब हो जाएगा, मतलब कुछ घंटे बाद या कुछ मिनट बाद? नहीं ऐसे नहीं होता कि सब कुछ ही, वो सिर्फ सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, पहली बात तो। मतलब मैम यहाँ पर मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। मतलब उस मेटल्स के जो हम सरफेस बनाएंगे। हाँ, जो सरफेस के मेटल्स है उनकी बात हो रही है, बस वही निकलेंगे। अच्छा ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ो। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मेटल है, ये लाइट रेज आई, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। नोट क्या है, नोट द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं भूल गई थी बताना, राइट। क्या है नोट में देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेनियस प्रोसेस विदाउट एनी apparent lag, even the incident radiation is made exceedingly dim। देखो क्या लिख रहा है, हाँ इन्होंने बोला है कि जब मान लो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे पड़ गया है ना, कोई भी फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, अगर उस इलेक्ट्रॉन को इमिट होना होगा तो वो इतने सेकंड्स के अंदर अंदर इमिट हो जाएगा, 10⁻⁹ सेकंड, मतलब दीज आर द वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बहुत जल्दी ये काम होगा। हाँ अब ये फिक्स्ड है। हाँ ये इतना है, मतलब इससे कम भी हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये थी तुम्हारी पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी। तो 3 चीज थी इसमें, एक तो थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो, अब एक चीज देखते हैं, अब एक चीज ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास ये मैं यहाँ पर ये फोटोन बना रही हूँ, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास वर्क फंक्शन है ना, फंक्शन में लूज होगी कुछ एनर्जी किस में लूज होगी, मैं बोल देती हूँ वेस्ट हो गई, है ना बच्चों। एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये नया फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या कहता है, मान लो तुम्हारे पास इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कितना है, π0 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी कितनी है 5। तो देखो मान लो अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सारी का सारा वर्क फंक्शन को मिल गया, तो एनर्जी वेस्ट हुई कितनी 0, और काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की कितनी है 0, ठीक है। अच्छा सुनो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ठीक है, फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन 2 पे निकलेगा, तो वर्क फंक्शन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में खत्म हो गई। हाँ बाकी हो सकता है जो, अब कितने इलेक्ट्रॉन बची, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची 3 बच्चों। यस मैम। सुनो, इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए निकलने के लिए, तुम्हारा जो फोटोन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है, तो 2 तो वर्क फंक्शन में खत्म हो गई, पर 3 तो अभी भी बची। उस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का क्या होगा, क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो वेस्ट हो गई 3 की 3, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की 0 है, और वर्क फंक्शन तो 2 ही रहेगा। अब क्या हो सकता है, वेस्ट कितनी हो गई, 1 वेस्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो गई 2। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अब, है ना,
तो इस इलेक्ट्रॉन के पास हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी करे, देयर आर चांसेस कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी कर सकता है। तो इस केस में कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटोन के पास 5 है, तो अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब मैं मान लेती हूँ यहाँ पर वेस्ट जो हुई वो 2 हुई, ठीक है। अब इसको कितनी मिली, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं बोल रही हूँ वेस्ट जो हुई वो 0 हुई। अब एनर्जी कितनी हुई उसके पास, अरे 2 और 2 3 है। 4, यहाँ पे 1 आएगा, मुझे 3 नहीं, वहां पे 1 आएगा। तो ये 0 हो गई। तो इसके पास अब कितनी बची, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है उसके पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो निकला है 3। कैसे कैसे निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन गया, फोटोन की एनर्जी h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन पे हम क्या बोल सकते हैं, उस पार्टिकल का वर्क फंक्शन कितना है, h न्यू नॉट। ये न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, h न्यू नॉट। तो याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए है। तो मैक्सिमम 3 है, तो ये वही एनर्जी देगा ये फॉर्मूला जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। रेंज तो हो सकती है 0 भी हो जाए, 2 भी हो जाए और 1 भी हो जाए, डिपेंड करेगा कितनी वेस्ट हुई। अगर वेस्ट 0 है तभी तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। यही है तुम्हारी, ये समझ में आया, ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये याद रखना, ये इक्वेशन जो है मैक्सिमम एनर्जी देगा, तो ये इसको लिख सकते हो E माइनस वर्क फंक्शन। और मैम बट वेस्ट वाला हम नोट क्यों करते हैं? वेस्ट वाला कैसे, मैम जो आपने अभी मतलब वेस्ट वाली टेबल बनाई है तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, हाँ मैम उसके वो अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है। देखो हमें कैलकुलेट करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अब मिनिमम तो 0 हो सकती है, बस मैक्सिमम और 0 पे चलेंगे, इंटरमीडिएट वाली टर्म्स नहीं देखेंगे। तो मैंने तुम्हें बता दी है कि अगर मान लो 5 वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और सिर्फ वर्क फंक्शन 2 है, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ एनर्जी Okay. वेस्ट भी हो गई। वेस्ट अगर वेस्ट नहीं हुई है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पे आ गई। जैसे 5 यहाँ पर आया, हमारे पास 5 वोल्ट थी फोटोन के पास, और 2 यहाँ पर आई और 3 की 3 काइनेटिक एनर्जी में चली गई, तो 2 + 3 5 हो गए। हाँ। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम किसने चैट बॉक्स में पूछा है कुछ? मैम अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है फर्स्ट केस में तो वो मोशन में नहीं होगा, और अगर मोशन में नहीं वो इमिट होने तक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब मेटल सरफेस से बाहर आ गई वही वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चाहे उसके बाद उसके पास मोशन हो चाहे ना हो। कशिश क्या कह रही है, वी कैन से वर्क फंक्शन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड। वर्क फंक्शन में देखो लिखा तो है वर्क फंक्शन 5 है ना, तो इसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी कौन सी लिखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज V0। तो इतनी तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुम कितनी भी ले लो। एच न्यू क्या है, ये वो एनर्जी है जो तुम्हारा फोटोन कैरी करके लाएगा। रोहित का जो सवाल है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास मान लो तीनों वेस्ट कर दी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिल्कुल 0 है। मोशन में भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और अगर मोशन में नहीं होगा तो इमिट इसलिए होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वर्क फंक्शन है वो यही काम करेगा, मेटल के बाहर लाने का। मैम इसका मतलब वो मेटल से बाहर निकल जाएगा, बस वहां से मतलब वो मोशन नहीं करेगा, वहीं पे मतलब मेटल के सरफेस पे ही वहीं पे हाँ रह वो जाएगा। बस मेटल की सरफेस पे आ गया बस। मैम एक डाउट था हम्म। मैम, ये हाँ जो हमने वर्क फंक्शन के लिए थ्रेशोल्ड जानना जरूरी है। मैम मैम हाँ हाँ मैम आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलो। हाँ मैं कह रहा था मैम, वो जो हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें हमने ये पढ़ लिया एमिशन वगैरह, तो मैम लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन का? सिग्निफिकेंस यही तो है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी है,
पूरा सिग्निफिकेंस इसका यही है कि जो लाइट रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन एज अ पार्टिकल वर्क कर रही है, तभी तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और वो मतलब जो रेडिएशन आ रही है हमारे पास किसी भी सोर्स के थ्रू, वो पार्टिकल के रूप में हमारे पास आ रही है, राइट? हाँ, ये प्रूफ कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट उसको। और प्रूफ कैसे कर रहा है? प्रूफ ऐसे कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मुझे इस सरफेस से निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब अगर वो रेडिएशन के थ्रू निकल रहा है तो फिर वो किसी भी रेडिएशन के थ्रू निकल जाना चाहिए था ना, येलो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, हर किसी के थ्रू, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी के पास अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग एनर्जी कैरी कर रहे हैं। मैम यहाँ तो पर जैसे सन वगैरह है, तो सन से जो लाइट आ रही है वो तो हम पढ़ते हैं जैसे फोटॉन्स वगैरह के थ्रू है, तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है? जाओ, नहीं नहीं, वो अभी वो सब मत पढ़ो, वो अब कोई काम का नहीं है। अभी पहले इस यहीं पे ये समझ लो, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये ढंग से समझो ये क्या कह रहे हैं। अभी मुझे बताओ यहाँ तक किसको समझ में आया है? रोहित, कोई डाउट है? इतना कंफ्यूज मत हो भाई, जो पढ़ाया जा रहा है उतना समझ लो, पेपर में वही आएगा बस। तो अभी मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन बताएगा? बताओ। Ma'am, the minimum amount of frequency needed for electrons to leave a metal surface. अच्छा, मैम वर्क फंक्शन कराने के लिए जितनी हमें कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसी को कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। देखो मॉडर्न फिजिक्स इतनी आसान है और यहाँ से कम भी 2 से 3 सवाल आते हैं, तो ये बहुत इजी थ्योरेटिकल बेस है सारी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस थ्योरी पढ़नी है, पर थ्योरी सही से पढ़नी है। अच्छा, अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है क्या कि कैसे स्टडी करी गई। ये एक ग्लास ट्यूब बना दी, हाँ ये एक ग्लास ट्यूब बना दी। यहाँ से हमारे पास ये 2 प्लेट है, एक को एनोड बोला गया और एक को बोला गया इमीटर। ठीक है, ये हमारा इमीटर है। ठीक है, दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया गया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा ना, ये ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया है, यहाँ से रेडिएशंस आएंगी और ये जो इमीटर वाली जो प्लेट है ना, इस पे देखो ये रेडिएशंस आएंगी। ये इमिशन आई, ये लाइट आई, और देखो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, इस प्लेट का पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव है ना, इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। की तरफ। यस ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या क्रिएट करेंगे? देखो पॉजिटिव से फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ, ये बैटरी उनको घुमाएगी, है ना। तो इस तरीके से इस सर्किट में क्या आ जाएगा? एक करंट आ जाएगा जिसे बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहली बात तो किसकी वजह से आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन द सर्किट। तो कैसे मूव करें? एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गए, क्योंकि मैंने पॉजिटिव, उस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया। अब समझो मैं और रेडिएशंस डाल रही हूँ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन इमिट होते जा रहे हैं, अभी तो 2 ही हैं, मान लो और इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ 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 पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लो पहले सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा करंट बढ़ा, फिर मैंने क्या किया, फिर और फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, तो धीरे धीरे सर्किट में करंट बढ़ेगा, है ना। धीरे धीरे सर्किट में करंट बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा सर्किट में मूव करेंगे उतना ज्यादा सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीज हुआ। बट एक टाइम पे देखो, जब यहाँ पर पूरे में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा रहे, बेशक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा रहे, तो मैं क्या करूंगी, इस प्लेट का पोटेंशियल और हाई कर दूंगी, इस प्लेट का पोटेंशियल और बढ़ा दूंगी, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे? इस प्लेट पर एक्सीलरेट करके चले जाएंगे, है ना। ये प्लेट ये प्लेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा रही हूँ तो करंट मेरे सर्किट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। बोलो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटके हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको सबको अट्रैक्ट कराने के लिए मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया। तो इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट होके चले गए, और अट्रैक्ट हो गए तो सारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं
और इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट बढ़ा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एनोड का, ये क्या है, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज कर रही हूँ, उससे करंट बढ़ेगा, करंट इंक्रीज हुआ। अच्छा, करंट बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, एक पॉइंट के बाद बच्चों सैचुरेट हो गया। क्यों? एक पॉइंट के बाद देखा गया कि करंट सैचुरेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक बात बताओ, करंट किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, यस मैम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड इलेक्ट्रॉन करेगा। हाँ, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा करंट, करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट। अब देखो, जो मैं इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा रही हूँ, ये काम क्या कर रहा है एग्जैक्टली? इसका काम क्या है? आओ, क्या मैम एक बार फिर से बता सकते हो आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो एनोड का पोटेंशियल मैं बढ़ा रही हूँ, ये क्या हेल्प कर रहा है मेरी? मैम ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है हाँ, और फ्लो ऑफ करंट करवा रहा है। हाँ, देखो, मान लो मेरे पास ये प्लेट है, इस प्लेट पे एक रेडिएशन आई, उस रेडिएशन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होकर एक प्लेट पर चले गए, ठीक है। Yes, ma'am. फिर रेडिएशन आई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पूरे रास्ते में एक्यूमुलेट हो गए, है ना। अब उनको Yes, आगे ma'am. बढ़ाने के मान, वो तो इतना ही मोशन करेंगे जितना इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। क्योंकि ये जैसे अभी Yes. इसने बोला कि जितना इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन आगे तक ट्रेवल कर पाएगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी नहीं होगी, उनको एक्सीलरेट कराने के लिए मैं क्या करूंगी, जो ये मेरी Potential increase. पोटेंशियल है इसको बढ़ा दूंगी, इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा दूंगी, तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। Accelerate. हाँ, Yes, ma'am, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया और फिर ये घूम के क्या हो जाएगा? करंट सर्किट में चालू रहेगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहा है। बट Yes, ma'am. एक समय के बाद जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बोलो भाई, सारे Yes, जितने ma'am. इलेक्ट्रॉन निकाले, Constant. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट कर लिए और सर्किट में करंट घुमा दिया। तो मतलब क्या हुआ? अब एक टाइम के बाद मेरा जो करंट है वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल को चाहे Constant. कितना ही, मैं चाहे कितना ही पोटेंशियल बढ़ा लूं, मान लो ये पोटेंशियल है और ये क्या है बच्चों? करंट है। मैं चाहे अब कितना ही करंट को बढ़ा लूं, स्टार्टिंग में तो बढ़ा और उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा करंट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ हद तक, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बोलना था, मतलब एनोड के पोटेंशियल पर जो करंट है वो कुछ हद तक डिपेंड करा, उसके बाद वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि करंट तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उतने ज्यादा मेरा करंट Current flow होगा. होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ? अब सवाल ये आया, इमिशन तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इमिशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब बात आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे करंट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट कराने हैं। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेंगे बताओ? मान लो ये जो प्लेट मैंने यूज करी है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉयलेट कलर की लाइट पर क्या दे रही है? इमिशन करा रही है, हाँ, इमिट कर रही है, मतलब वॉयलेट कलर की लाइट इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, राइट। Okay, ma'am. Yes, ma'am. समझ लो, अब मैंने वॉयलेट कलर की लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बट मैंने ये ना 10 वॉट की यूज करी, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा उसके पास फोटॉन्स होंगे उस लाइट के पास। बोलो। Yes, ma'am. Yes, भाई, ma'am. एक तो तुम घर में 10 वॉट का बल्ब जलाते हो, एक 100 वॉट का बल्ब जलाओ, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब उसकी अब वो ज्यादा रेडिएशन, अगर वेव्स के टर्म्स में बात करूं तो वो ज्यादा रेडिएशन दे रही है, ज्यादा वॉट की बल्ब, है ना। तो ऐसे ही मान लो मैंने पहले वॉयलेट कलर की 10 वॉट की बल्ब यूज करी, मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत छोटी है, ठीक है। तो अभी वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकालेगी, बट वहीं मैं 100 वॉट का वॉयलेट कलर यूज करूं तो वो उसके पास फोटॉन्स कितने होंगे? ज्यादा होंगे ना, कंपैरेटिवली। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकलने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा हो क्योंकि जाएगा। क्योंकि जितने फोटोन आएंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो Yes, ma'am. क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी इंटेंसिटी पे। तो ये दो चीज ध्यान रखनी है, इमिशन डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी पर। बट याद रखना उसी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ये नहीं कि अब रेड कलर की लाइट लेके 100 वॉट दे रहे हो तो नहीं निकलेगा। उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा इमिट होंगे, जिसकी वजह से जो करंट है सर्किट में वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. यहाँ से तुम्हारे पास ये दो चीज सीखने को मिली, ये अपनी कॉपी में उतार लो। मैं बता रही हूँ मैम आपने बोला कि एमिशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, और उसके बाद क्या बोला था आपने? उसके बाद मैंने बोला है कि अगर मुझे सर्किट में करंट बढ़ाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कैसे मिलेंगे, जब मैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा उस लाइट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ज्यादा होंगे। हाँ, ओके मैम। तो क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेराइड बाय चेंज, ये छोड़ो, ये इंडिपेंडेंट, ये काम का नहीं है। वी कैन यूज दिस एक्सपेरिमेंट अरेंजिंग द स्टडी ऑफ दिस, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, अब देखो यही मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा फोटो करंट पर। तो बच्चों मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट है, कैसी है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है? हम हम डायरेक्टली है, हाँ, बिकॉज अगर हम photo current इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या लिख रहा है, कीपिंग, अगर मैं फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी बढ़ा लूं, सुनो, मैंने 10 वॉट की वॉयलेट लाइट दी, इसका थ्रेशोल्ड मेरी वॉयलेट कलर है। अब वॉयलेट कलर का मैं फ्रीक्वेंसी मान लो वॉयलेट कलर से ऊपर वाली दे दूं, तो मतलब ऊपर वॉयलेट से ऊपर कौन सी होती है भाई, कौन से रीजन में चले जाएंगे हम लोग, वॉयलेट मतलब है मैम इंफ्रारेड। अरे इंफ्रारेड तो बाद में आता है भाई। ये मान लो ये रेड कलर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेड पे दे रही है, ठीक है। अब मैं रेड की जगह उसको पहुंचाते पहुंचाते वॉयलेट ले आऊं, तो अभी भी बट ये भी 10 वॉट का ही है, ठीक है, ये रेडिएशन भी 10 वॉट की है। तो दोनों में से जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो बराबर ही रहेंगे ना, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ मेरे थ्रेशोल्ड के काम आती है। तो नंबर कैसे बढ़ाया जाए, तो नंबर बच्चों बढ़ाया जाएगा ना कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, किसको बढ़ा के, इंटेंसिटी को। देखो जैसे अभी ये बहुत सारे क्या लिखा है, फोटो करंट इंक्रीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी, तो मैंने यही बढ़ाया है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ग्राफ देखो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या पढ़ा था कि जब मैंने क्या बढ़ाया था, जो एनोड का पोटेंशियल था उसको बच्चों में पॉजिटिव करती जा रही थी, पॉजिटिव होने से करंट क्या हुआ, ये करंट का ग्राफ ले लो, ये आई है और ये क्या है, एनोड का पोटेंशियल। अगर इसमें ग्राफ आएगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे पहले बढ़ा फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया। ये ग्राफ नहीं है इसमें, लिख लो, ये एनोड का पोटेंशियल का ग्राफ है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बताओ क्या समझ में आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल से? मैम वो पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करना स्टॉप हो जाए। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये वो पोटेंशियल है कि जिसमें मतलब मुझे अब करंट को जीरो करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है जब तो मैंने करंट मैक्सिमम किया है ना, तो करंट मैक्सिमम करने के लिए मैंने देखा गया कि हमें इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि इस एनोड के पोटेंशियल को मैं कितना नेगेटिव कर दूं,
है ना, कितना नेगेटिव कर दूं कि इस सर्किट का करंट कितना पहुंच जाए, 0। यही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे करंट 0 करना है तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब मतलब मान लो ये प्लेट तो तुम्हारी ऑलरेडी नेगेटिव थी, है ना, एनोड पॉजिटिव था। अब मैं एनोड को मान लो ये इसके पास पोटेंशियल 2 वोल्ट है, मतलब नेगेटिव का। अब मैं इसको इससे ज्यादा नेगेटिव कर दूं, -5 वोल्ट कर दूं, -10 वोल्ट कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होने शुरू हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो वापस चला जाएगा। तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जब सर्किट में बाहर ही इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे, तो करंट 0 हो जाएगा। तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि कितना पोटेंशियल नेगेटिव कर दें कि इलेक्ट्रॉन रिपेल होना शुरू हो जाए। क्या लिख रहा है, लिखो, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द मिनिमम नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये पोटेंशियल बच्चों डिपेंड किस पे करेगा, क्या लिख रहा है, देखो, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट ए, मतलब कितना नेगेटिव पोटेंशियल दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। मान लो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की है, तो उस वॉयलेट फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे कितना पोटेंशियल देना है ए को, जिससे कि मेरे पूरे सर्किट का करंट कितना पहुंच जाए, 0 पहुंच जाए। इसीलिए उसको क्या बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक बार बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और क्यों, रीजन भी चाहिए। क्या फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा तो क्यों। यस मैम। हाँ, तो रीजन भी दो। देखो 2-2.5 घंटे के लेक्चर से अच्छा है 1.5 घंटे में प्रोडक्टिव समझ के जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। चलो जल्दी बताओ। अच्छा, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मैं जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाऊं उतना इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ने का चांसेस है, काइनेटिक एनर्जी। यस मैम। यस मैम। जितनी Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एनोड को उतना ही नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना, यस मैम, नेगेटिव पोटेंशियल्स को 0 उतना ही तक। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कराना है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है फुल एनर्जी के साथ, भाई उसके पास बहुत एनर्जी है, वो आ रहा है। करंट को हाँ। 0 अप्रोच कराएगा वो। तो 0 कराने के लिए मुझे एनोड इतना नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो उस मैक्सिमम के लिए अगर मैंने वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स कर दिया, तो मतलब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, सारे के सारे रिपेल हो जाएंगे, और फोटो करंट कितना मिल जाएगा, 0, है ना। तो ये है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सुनो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई एक बात बताओ। नेगेटिव में नहीं, सुनो, तुम्हारे ज्यादा होनी चाहिए। पास कोई एक इंसान बहुत तेज भाग के आ रहा है, तो तुम्हें उसको रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितना मैम ज्यादा एनर्जी चाहिए, उससे मैम ज्यादा चाहिए एक्चुअली ना? ये अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब उससे भी थोड़ा Yes, सा ज्यादा ma'am. चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा ही चाहिए होगी ना। तो थोड़ा यही सा। समझो, अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ज्यादा एनर्जी को रोकने के लिए एनोड को उतना ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव होना होगा। बस ये समझ लो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा, उस एनर्जी को रोकने के लिए एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ना। फोटो करंट नेगेटिव इंक्रीज करना पड़ेगा। यस ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। वो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबके पास सेम एनर्जी हो जरूरी नहीं है। कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में। मैक्सिमम रेज की बात करेंगे, 0 हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, फॉर्मूला तुम्हें पता है। और क्या ऑब्जर्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0 व्हेन द स्ट्रैपिंग पोटेंशियल टू इज रिपेल सफिशिएंट टू द, रिपेल। हाँ, कितना, कौन सा, देखो मैक्सिमम Most- काइनेटिक एनर्जी। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सफिशिएंट। 0 सफिशिएंट हो जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करी गई है। अब मैंने तुम्हें बता ही दिया है, नंबर ऑफ करंट वो बढ़ जाएंगे, ग्राफ कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। अब ये तुम मुझे बताओ, मैं बता चुकी हूँ।
फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो, मैम पहले इंक्रीज होगा फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। है ना। हाँ, तो अभी देखो इन्होंने ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से नहीं स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। सैचुरेट हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल को, अभी तक तो पॉजिटिव था, अब क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। ये देखो नेगेटिव कर रहे हैं, तो नेगेटिव करोगे तो मैम करंट मतलब बैटरी से पहले भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। हाँ मतलब मान सकते हो। मैम अब तभी वो नेगेटिव में गया ना V0। हाँ, अब V0 को नेगेटिव नहीं, V0 तो पोटेंशियल है, नेगेटिव की वैल्यू है, ये रिवर्स में बढ़ा दी ना उसकी वैल्यू, बस ये था। अब मैंने क्या किया, पोटेंशियल को नेगेटिव करना स्टार्ट किया, करती रहूंगी, नेगेटिव करती रहूंगी जब तक कितना करंट ना पहुंच जाए 0। तो ये फोटो करंट देखो कितना हो गया, 0 हो गया, ये आ गया ना फोटो करंट 0। तो फोटो करंट 0, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मैम माइनस, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। करंट 0। मैम 0 से देखो, स्टार्ट कर फोटो सकते करंट, हैं फोटो पोटेंशियल। अगर नहीं, तो अगर पोटेंशियल 0 हम करंट, सुनो, अगर पोटेंशियल 0 भी है, मान लो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो एनोड तक पहुंच पा रहा है, तब भी उसमें कुछ अमाउंट का तो करंट रहेगा, ये समझ लो, ठीक है? इसलिए 0 से नहीं स्टार्ट किया। अगर एनोड का पोटेंशियल 0 भी कर देते हो, नहीं बढ़ा रहे हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही रहा होगा। तो ये चीज है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये मुझे इस डायग्राम का मुझे तुम मीनिंग बताओ, ये क्या समझा रहा है। मैं सारी ये व्हाट इज दिस ग्राफ शोइंग, क्या बता रहा है। मैम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं तो मैम फिर सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है। फोटो करंट जैसे बढ़ेगा तो हमारे पास जो कलेक्टर प्लेट है वो भी इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव जाएगा। कौन बताए। मैम फोटो करंट के बढ़ने से भी जो कलेक्टर प्लेट का जो मतलब पोटेंशियल है वो सेम ही रह रहा है, मतलब उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो, देखो इंटेंसिटी I1 थी, तुमने बढ़ा दिया, इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ गया, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी पर करंट डिपेंड करेगा, समझ में आया। देखो इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ गई, बट तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो यही तो चीज है कि कितना भी तुम पोटेंशियल करंट बढ़ा, वो इंटेंसिटी बढ़ा लो, पोटेंशियल सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ गया। यस मैम। वेरी गुड, बताना जरा। मैम रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी। मैम रिमेन एंड मैम डी। वेल डन, वेरी गुड। अब देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बता दो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या क्या रिलेशन है। हम डायरेक्ट मैम बढ़ाने से बढ़ती है दोनों की दोनों। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके नेगेटिव वर्क करेगी। ग्राफ से बात करेंगे, मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ कि क्यों स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फालतू की चीज। ग्राफ देख लो। अब मुझे बताना कैसा ग्राफ आना चाहिए। देखो ये है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, मैंने दूसरी फ्रीक्वेंसी ली जो कि V1 से बड़ी है, तो उसके लिए पोटेंशियल देखो बढ़ गया, और नेगेटिव करना पड़ेगा। अब एक और फ्रीक्वेंसी, बल्कि करंट देखो, करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, करंट नहीं बढ़ रहा, मतलब कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट को तो नंबर से बढ़ना है जो कि इंटेंसिटी से आएगा। बट अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। मान लो एक और फ्रीक्वेंसी ले आती हूँ, तो वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने के बाद भी करंट नहीं बढ़ा, बट नेगेटिव में जाएगा और बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और बढ़ गया, और नेगेटिव करो,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो रोकने के लिए नेगेटिव में ज्यादा अमाउंट का पोटेंशियल देना पड़ेगा। यस यही है तुम्हारे ये 2-3 ये सारे ग्राफ ही थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने बता दिए। ऑब्जर्वेशन भी लिखी हुई है और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ देखो क्या कह रहा है ये ग्राफ, समझा दो जरा मुझे। दो मिनट लगे ना फिर। देखो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, V ज्यादा क्या V नॉट है और ये V नॉट डैश है ना, और फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैम वेरिएशन शो कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल का विद द फ्रीक्वेंसी। हाँ ये बता, एक तो ये बता रहा है कि जितना जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना उतना बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या दिखा रहा है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 भी रहेगा। ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसपे तुम्हारा पोटेंशियल 0 हो, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी यूज करी गई है जो कि वर्क फंक्शन के बराबर है ना। इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो हमें उसमें पोटेंशियल को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक ये वही मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये तुम्हारी समरी थी और इसी पे तुम्हारा पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है छोटी सी, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये नोट हो जाएंगे, ये इन नोट से ज्यादा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ये लेक्चर भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यस मैम। मैम बस भेज मैम ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्या? बहुत बचा है, बस एक लेक्चर और जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके मैम।